दिल्ली में कोरोना के दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस की दस्तक ने आम आदमी से लेकर डॉक्टर्स की चिंता बढ़ा दी है। डॉक्टर्स के मुताबिक ब्लैक फंगस सबसे ज्यादा उनको अपना शिकार बना रहा है जो कोरोना मरीज लंबे समय तक ऑक्सीजन पर रहे हैं और ठीक होने के बाद उनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर रही है। ब्लैक फंगस क्या है, ये कैसे मरीजों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है, इस बारे में IMA के वित्त सचिव और यूरो के जानी मानी डॉक्टर अनिल गोयल से बात की हमारे सहयोगी अनिल कुमार सिंह ने। कि दूसरी लहर से लोग उभरे भी नहीं उससे पहले कि ब्लैक फंगस नाम की एक बीमारी ने जकड़ना शुरू कर दिया है। ऐसे में कल ही एक मौत हुई थी, उसके बाद ये ब्लैक फंगस क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे IMA के वित्त सचिव डॉक्टर अनिल गोयल से, जो यूरो के भी जाने माने डॉक्टर हैं। अनिल जी, जिस तरीके से अभी दिल्ली के अंदर कोरोना चल ही रहा है, दूसरी लहर से अभी हम पूरी तरीके से उभर भी नहीं पाए हैं, ब्लैक फंगस ने किस तरीके से घेरना शुरू कर दिया है, इसको थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ब्लैक फंगस क्या होता है इसलिए दर्शकों को ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इस जिसका जो आप बोल रहे हैं घेरना शुरू कर दिया, राजस्थान में, तमिलनाडु में इसको एक पैंडेमिक घोषित कर दिया, महामारी घोषित कर दिया, क्योंकि वहाँ बहुत केसेस पाए गए हैं। यूपी में भी काफ़ी केसेस पाए गए हैं। तो ये एक मोल्ड या फंगस होते हैं जो वातावरण में, हवा में घूमते रहते हैं। वो फंगस अगर आपका डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, आपका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, आपका जो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है, बहुत दिन तक आप ICU में रहे हैं, वो जो पानी है ऑक्सीजन जो ह्यूमिडिफायर के थ्रू जाता है, उस पानी को चेंज नहीं किया गया है, स्टेराइल वाटर नहीं है, तो वो फंगस आप पर आक्रमण कर सकता है और वो थ्रू नेजल साइनसिस ब्रेन तक पहुंच सकता है, या नेजल साइनसिस के साथ लंग तक पहुंच सकता है, इधर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में भी पहुंच सकता है। और इसके जो सबसे ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं, नाक और आँख के चारों तरफ सूजन शुरू हो जाती है, नाक से ब्लैकिश डिस्चार्ज होने लगता है। इसके बाद आपको कन्फ्यूजन या हेडेक हो सकता है। इसके बाद आपके जो खांसी में, उसमें बलगम में खून आ सकता है, या उल्टी में भी खून आ सकता है। इस तरह के इसके सिम्टम पाए जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसको जल्दी से जल्दी हम लोग पहचान लें। तो किस तरीके से इसकी पहचान हो पाएगी? जैसे कि इसमें जो कोरोना में है कि फीवर आता है, उसके बाद धीरे धीरे आपके जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम होने, इसके अंदर किस तरीके की पहचान हो पाती है? सबसे पहले तो ये जानना, जो पेशेंट रिकवर हो गए कोरोना से, उसके 2 हफ्ते बाद से फीवर शुरू होता है, हेडेक शुरू होता है, ये नेजल डिस्चार्ज शुरू होता है, ये नाक और आँख के चारों तरफ लाली आ जाती है, सूजन आ जाती है, जैसे कंजक्टिवाइटिस जैसा साइन हो, और ये पेनफुल हो सकता है। तो ये निश्चित रूप से, और जो मरीज ICU में रहे हैं, डायबिटिक्स है, तो सबसे पहले एक डॉक्टर ये सोचता है कि ये फंगल इन्फेक्शन इसमें हो गया, म्यूकरमाइकोसिस हो गया, क्योंकि ये बहुत डेंजरस बीमारी है। ये इस तरह से ये सूजन बढ़ती है और दिमाग में पहुंच जाती है, तो वो पूरे के पूरे टिश्यू को नेक्रोसिस कर देती है, काला कर देती है, उसके खून का दौरान कम कर देती है। इसीलिए इसको ब्लैक फंगस कहते हैं। ब्लैक फंगस इसलिए कहते हैं कि ये जो टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करके काला कर देती है, डिवाइटलाइज कर देती है, नेक्रोसिस कर देती है। तो ये कोरोना पेशेंट जो उभर रहे हैं, कोरोना से उभर रहे हैं, उनको ज़्यादा घेर रहा है या आम जो सामान्य लोग हैं उनको भी इस तरीके मतलब अपनी उसमें घेरने में ले रहा है? अभी तक 3 फैक्टर्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो माने गए हैं, कि एक तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है ये पेशेंट, पोस्ट कोरोना में हो रहा है, जिनको की कॉर्टिकोस्टेरॉइड बहुत चला है, जिनको की डायबिटीज़ प्रॉपरली कंट्रोल्ड नहीं है, और चौथा चीज़ जो ICU में रहे हैं और या घर में भी रहे हैं बहुत दिन, और उनमें जो ऑक्सीजन, आप जानते हैं जो ऑक्सीजन दी जाती है वो ह्यूमिडिफायर या पानी के थ्रू होकर फिर नाक में जाती है। तो अगर उस ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम में जो ह्यूमिडिफायर है, पानी है, वो बदला नहीं गया है, तो उसके माध्यम से भी वो स्पोर नेजल साइनसिस के माध्यम से ब्रेन में और आँख में जा सकते हैं, या नीचे लंग में या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जा सकते हैं। तो नॉर्मल आदमियों में जो आपने पूछा, अदर देन जो पोस्ट कोरोना है, उनमें ये फैक्टर नहीं है, तो नॉर्मली उनमें अभी ये नहीं देखा जा रहा है। यानी कि जो कोरोना से उभर रहे हैं उनको ज़्यादा खतरा है इस बीमारी से? उनको ज़्यादा खतरा है। उनमें भी वो मरीज जिनमें डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, जिनमें स्टेरॉयड बहुत यूज़ हुए हैं, जिनमें जो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है वो इन्फेक्टेड है, उनमें ही ज़्यादा पाया जाएगा, या इम्यूनो सप्रेस्ड हो। जैसे कोरोना से बचने के लिए तो बहुत सारे लोगों ने अपने घर में तमाम उपाय किए, जैसे काढ़ा पिया, किसी ने मतलब मास्क तो एक अनिवार्य ही हो गया। तो इससे बचने के लिए भी क्या मास्क ही अनिवार्य एक वही है, या फिर और भी कोई इसका साधन है? आपने सवाल किया। पर्सनल हाइजीन इसमें भी उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको जैसे डस्ट वाले एरिया में जाते हैं, क्योंकि वातावरण में है स्पोर, तो वहाँ डस्ट वाले एरिया में अच्छी तरह मास्क लगाएं, और हाथ और उसमें जो गंदा मिट्टी है या धूल उड़ रही है उससे बचाएं, या ग्लव पहने, या बार बार हाथ धोएं। तो पर्सनल हाइजीन सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया। दूसरा, आपको डायबिटीज़ आपका कंट्रोल होना चाहिए। तीसरा, स्टेरॉइड्स का अगर यूज़ है तो जितनी जल्दी से जल्दी हो, आपके डॉक्टर उसको देखेंगे, जल्दी से जल्दी उसको कम करें या बंद करें।
और जैसे इसके अलावा जो इम्यूनो सप्रेस मान लो कैंसर पेशेंट हैं या मान लो किडनी डिजीज़ है, रीनल फेलियर वाले हैं जो डायलिसिस में पेशेंट हैं, इनको बहुत एहतियात रखनी पड़ेगी पर्सनल हाइजीन की, जिससे कि वो स्पोर बॉडी के अंदर ना घुस पाए। सर, जिस तरीके से ये हो रहा है कि आने वाले समय में तीसरी लहर के लिए भी एक चिंता हो रही है और ये कहा जा रहा है कि आने वाली जो तीसरी लहर वो बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करेगी, तो क्या ये ब्लैक फंगस उन बच्चों को भी किसी तरीके से इफेक्ट कर सकता है? नहीं, देखिए ये तो आने वाला समय बताएगा। थ्योरेटिकली स्पीकिंग जो 4 फैक्टर मैंने बताए, अगर वो बच्चों में भी हुए, मान लो आपको नियोनेटल डायबिटीज़ है जो पहले से होती है, बच्चों में अगर डायबिटीज़ वो भी अनकंट्रोल्ड है, उनमें भी मान लो रीनल फेलियर है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और उनमें भी बहुत दिन तक आईसीयू में रखे हैं, तो थ्योरेटिकली बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो इसका बचाव आखिर क्या रहेगा? खाली एक मास्क, जैसे आपने बताया कि अपनी इम्यूनिटी पावर को थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे, और ऐसे क्या किया जाए जिससे कि आम जो पब्लिक है वो अगर कोरोना से उभर के घर पहुंच चुके हैं तो उससे बचने के लिए और क्या उपाय कर सकती है? देखिए, आप पर्सनल हाइजीन रखें, अपनी इम्यूनिटी बेहतर रखें। जिस तरह से आप इम्यूनिटी के लिए बढ़ाने के लिए जो सपोर्टिव लेते हैं, जिंक लेते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेते हैं, कैल्शियम लेते हैं, डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी अगर अच्छी होगी तो ये स्पोर आप पर आक्रमण नहीं कर पाएगा। आपकी डायबिटीज़ हो तो अच्छी तरह उसको कंट्रोल रखें, जो वो बहुत ज़रूरी है। अनकंट्रोल मान लो 200-300 डायबिटीज़ चले जा रही है और आप इम्यूनिटी भी कम है तो निश्चित रूप से ये आक्रमण कर सकता है आपके। और सब मान लीजिए खास तौर से जो CRF है, जो डायलिसिस पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, तो इनमें और तेज़ी से कर सकता है। तो इसका प्रिवेंशन, पर्सनल हाइजीन सबसे इम्पॉर्टेंट, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, बेहतर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो भी आप ड्रग ले रहे हैं आपके उसको बढ़ाएं और डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें, और अगर आपको और कोई कोमॉर्बिडिटीज़ है तो उसका प्रॉपरली इलाज कराएं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे डॉक्टर साहब जिनका कहना था कि जिस तरीके से हमने कोरोना से बचने के लिए साफ सफाई, बार बार हाथ धोया, मास्क पहना और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाया, ठीक उसी तरीके से हमें ब्लैक फंगस के लिए भी अपनी हर चीज़ों का जारी रखना चाहिए। कैमरामैन मुकेश शर्मा के साथ अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।